नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया उपन्यास जो है मौत का नाच, जो विमल और बखिया के बीच की टक्कर की महागाथा का तीसरा पार्ट है। इस सीरीज के 2 नॉवल ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विमल सीरीज के इस इंटरेस्टिंग नॉवल को, जिसका नाम है मौत का नाच। चैप्टर 1। विमल रिसेप्शन पर पहुंचा। मेरा नाम कालीचरण है, वो बड़े सभ्य स्वर में रिसेप्शनिस्ट युवती से बोला। मुझे मोटलानी साहब से मिलना है। आपकी उनसे अपॉइंटमेंट है? हाँ। युवती ने एक फ़ोन उठाया, फ़ोन पर लगा एक बटन दबाया और माउथ पीस में कुछ कहा। फिर उसने फ़ोन रख दिया और विमल से बोली, आप उधर बैठ जाइए। बैठ जाऊं? विमल बोला। क्या इंतज़ार करना पड़ेगा? जी हाँ। कब तक? कहना मुहाल है, लेकिन आप इंतज़ार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप चाहें तो अभी यहाँ से जा सकते हैं। मोटलानी साहब से बिना मिले? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता तो उधर जाकर बैठ जाइए। विमल रिसेप्शन डेस्क से परे पड़ी कुर्सियों में से एक में बैठ गया। यूँ बैठना उसे रास नहीं आ रहा था। ऐसे चुपचाप उसका मुआयना किया जा सकता था और उसे पहचाना जा सकता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लास्टिक बम वाला बटन उसके मुंह में उसकी जुबान के नीचे मौजूद था। उसने टेबल पर पड़ी एक पत्रिका उठा ली और उसे खोलकर उसकी ओट में अपना चेहरा छुपाकर उसे पढ़ने का अभिनय करने लगा। बेचैनी से पहलू बदलता वो इंतज़ार करता रहा। कुछ क्षण बाद उसकी तवज्जो अपने आप ही उसकी गुजरी ज़िंदगी की तरफ चली गई और कुछ क्षण बाद वो एक बार फिर धुआंधार रफ्तार से गुजरी अपनी हाल ही की ज़िंदगी को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा था। क्या करने घर से निकला था वो और क्या हो रहा था? दाता, वो होठों में बुदबुदाया। सोचे सोची ना हो गई जो सोची लखवार। अपनी कल्पना में वो एक बार फिर चंडीगढ़ में नीलम के फ्लैट के इत्मीनान और सुकून में पहुंच गया। उसे उस औरत की कुर्बानी याद आ गई जो उसकी कोई नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से खूंखार बेड़ियों के चुंगल में फंसी हुई थी। नीलम, जो उसके हर दुख सुख में शरीक थी और जो चंडीगढ़ से लेकर बंबई तक हर जगह साई की तरह उसके साथ रही थी। चंडीगढ़ में उसके मुंह से निकल गया था कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसकी सलामती इस बात पर निर्भर करती थी कि विमल को प्लास्टिक सर्जरी से नया चेहरा हासिल हो जाए। स्लेटर नाम के जिस डॉक्टर से उसे नया चेहरा हासिल हो सकता था, उसकी ऐसी सेवाओं की फीस 5 लाख रुपए थी, जबकि विमल के पल्ले 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो रकम उसके लिए नीलम ने मुहैया की थी, अपना मकान बेचकर, अपने जेवर बेचकर, बैंक से अपना फिक्स डिपॉजिट निकलवा कर। फिर विमल अपनी बीवी की तलाश में उसे उसके कुकर्मों की सज़ा देने की नीयत से चंडीगढ़ से इलाहाबाद और इलाहाबाद से बंबई पहुंचा। वहां उसने सुरजीत को बांद्रा के एक फैशनेबल फ्लैट में अकेले रहते पाया। सुरजीत ने ही बताया कि उसका यार ज्ञान प्रकाश डोगरा उससे उकता चुका था, लेकिन उसने यारी का इतना फ़र्ज जरूर निभाया था कि उसने सुरजीत को एक ऐश्वर्यशाली फ्लैट ले दिया था और हर पहली तारीख को वो खर्चे पाने के लिए उसे 2000 रुपये भिजवा दिया करता था। विमल वहाँ अपनी बेवफा और हरजाई बीवी का कत्ल करने आया था। उसके कुकर्मों के बदले में वो उसे मौत की सज़ा देने आया था, लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया। उसकी जगह उसने अपनी बीवी को इतना जलील किया कि अगर उस जलालत की जगह उसे मौत की सज़ा भी मिलती तो वो कई दर्जे कम होती। उसने उसी रात पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुरजीत कौर ने साबित कर दिया कि वो बेवफा थी, लेकिन बेहया नहीं थी। उसने विमल की जान बख्शी कबूल नहीं की। उसने अपनी जान खुद ले ली। उसने साबित करके दिखाया कि वो हार कर भी जीत गई थी और विमल जीत कर भी हार गया था। उन्होंने सुरजीत की लाश को रेफ्रिजरेटर में बंद करके रेफ्रिजरेटर समुद्र में फेंक दिया। पहली तारीख को विमल ने सखाराम चित्रे नामक उस आदमी को धर दबोचा जो सुरजीत को 2000 रुपये की माहवारी पहुंचाने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचा था। सखाराम चित्रे के माध्यम से वो उसके बॉस रुस्तम भाई अंधेरी वाला तक पहुंचा, जो कि अंधेरी की न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस का मालिक था। रुस्तम भाई से मालूम हुआ कि डोगरा अब बम्बई के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह राज बहादुर बखिया उर्फ काला पहाड़ के गैंग का एक महत्वपूर्ण आदमी बन चुका था और स्थायी तौर पर काले पहाड़ की कंपनी के नाम से जानी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की दूसरी मंजिल के एक स्वीट में रहता था। रुस्तम भाई ने विमल से वादा करके भी कि वो विमल की बाबत डोगरा को आगाह नहीं करेगा, उससे वादा खिलाफी की और डोगरा को विमल के अपने पास आगमन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उसे ये भी बताया कि विमल सुरजीत को पहले ही कत्ल कर चुका था और अब वो फिराक में था डोगरा के कत्ल की और उन 50,000 रुपये की जिन्हें इलाहाबाद में डोगरा डकार गया था, लेकिन जिनके गबन के इल्ज़ाम में जेल की हवा सोहल को खानी पड़ी थी। विमल और नीलम होटल सी व्यू पहुंचे
और उसकी 8वीं मंजिल पर स्थित स्वीट नंबर 805 में बुक हो गए। वहाँ थोड़ी सी कोशिश से ही विमल ने इस बात की तस्दीक कर ली कि डोगरा वहीं रहता था। एक रात को विमल ने होटल के पहलू में खड़ी एक कार को आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि उस आग से मचे कोहराम की वजह से डोगरा अपने स्वीट की बालकनी पर प्रकट होगा और वो बड़ी सहूलियत से उसे शूट कर देगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन डोगरा बाल बाल बचा। विमल द्वारा उसकी बालकनी पर बरसाई गई गोलियों में से उसे एक भी नहीं लगी, लेकिन उस आक्रमण से वो इतना बौखलाया कि वो मदद हासिल करने की नीयत से कंपनी के अपने से ऊंचे ओहदेदार मोहम्मद सुलेमान की शरण में पहुंच गया। उसने सारा वाकया सुलेमान के सामने बयान किया। सुलेमान का जो जवाब उसे मिला उसने उसकी दुश्वारियों को दोबाला कर दिया। सुलेमान ने कहा कि सोहल से अदावत डोगरा का जाती मामला था जिसे वो खुद ही भुगते। इस बाबत कंपनी की कोई भी मदद उसे मुहैया नहीं कराई जा सकती, और ये भी क्योंकि उसकी वजह से कंपनी के इज्जतदार होटल पर गोलियां बरसने की नौबत आई थी। इसलिए जब तक वो सोहल से अपनी अदावत का कोई आर या पार जैसा निपटारा नहीं कर लेता, तब तक के लिए वो होटल का अपना स्वीट खाली कर दे। उसी रोज़ आधी रात को विमल 8वीं मंजिल की अपनी बालकनी से एक रस्सी के सहारे नीचे दूसरी मंजिल की एक बालकनी पर उतरा। वो बालकनी डोगरा जैसी ही कंपनी के कन्या ओहदेदार शांतिलाल के स्वीट की थी, जो कि उस वक्त अपने बेडरूम में सिल्विया नामक कंपनी की एक हॉस्टेस के साथ लिपटा सोया पड़ा था। सिल्विया की सहायता से विमल डोगरा के स्वीट तक पहुंचा, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। स्वीट खाली पड़ा था। मोहम्मद सुलेमान के आदेश के तहत डोगरा वहां से पहले ही कूच कर गया था। विमल रस्सी के सहारे ही वापस लौटा, लेकिन सिल्विया की धोखेबाजी की वजह से कंपनी के प्यादों को उसकी खबर लग गई। बड़ी कठिनाई से वो अपनी बालकनी तक पहुंच पाया। प्यादे उसके स्वीट में भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने विमल और नीलम को संपूर्ण नग्नावस्था में पलंग पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुआ सोए पाया। यही समझा गया कि चंडीगढ़ से हनीमून के लिए वहां आए उस नवविवाहित जोड़े को अपनी मदहोशी में दरवाज़ा भीतर से बंद करने का ख्याल नहीं रहा था। चोर चुपचाप उनकी बालकनी में पहुंच गया था और रस्सी के सहारे नीचे शांतिलाल की बालकनी में उतर गया था। विमल पकड़े जाने से बाल बाल बचा। कंपनी की छत्रछाया से बेपनाह होकर डोगरा होटल नटराज में पहुंचा। उसका कोई अता पता हासिल करने की नीयत से विमल और नीलम डोगरा के लेफ्टिनेंट घोरपड़े के पीछे पड़े। वे कमाटीपुरे में घोरपड़े के घर पहुंचे। वहां विमल ने अपने आप को सुलेमान साहब का खास आदमी कालीचरण और नीलम को अपनी कंपनी की हॉस्टेस रोजी बताया, जो कि घोरपड़े का इनाम हो सकती थी। उस सूरत में जबकि वो ये बताने में कामयाब हो जाता कि डोगरा कहाँ था। विमल ने उसे कहा कि डोगरा का कंपनी से पत्ता कट चुका था, होटल से उसे निकाला जा चुका था, उसके खलास होने का हुक्म हो चुका था और उसकी जगह लेने के लिए कोई मुनासिब आदमी भी तलाश किया जा रहा था, जो कि खुद घोरपड़े ही हो सकता था। घोरपड़े फूलकर कुप्पा हो गया। उसने बताया कि उसे डोगरा का पता तो नहीं मालूम था, लेकिन एक जगह से उसका पता जाना जा सकता था। वो जगह साइन में स्थित मिसेस पिंटो का वैश्यालय था। बकौल घोरपड़े डोगरा पक्का औरतखोर था। औरत के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ भी होगा मिसेस पिंटो के वैश्यालय से उसने अपने लिए कोई कॉलगल जरूर तलब की होगी, यानी कि उसने मिसेस पिंटो को ज़रूर बताया होगा कि उसके लिए कॉलगल मिसेस पिंटो ने कहाँ भेजनी थी। वे साइन पहुँचे। वहाँ घोरपड़े ने जबरन मिसेस पिंटो से कबूलवा लिया कि उसने संध्या नामक एक कॉलगल को मेरीन ड्राइव पर स्थित होटल नटराज के स्वीट नंबर 412 में डोगरा के पास भेजा था। मिसेस पिंटो डोगरा को खबरदार न कर सके, इसलिए घोरपड़े को उसकी छाती पर बिठाकर विमल नीलम के साथ होटल नटराज पहुंचा। वहां विमल ने पहले डोगरा के साथ मौजूद कॉलगल संध्या को वहां से विदा किया और फिर डोगरा का कत्ल कर दिया। डोगरा की जेब से केवल 500 रुपये बरामद हुए, यानी कि कंपनी अब उसकी 47,500 रुपये की कर्जाई थी, जो कि हर हाल में उसे कंपनी से वसूल करने थे। यहाँ तक की कहानी आपने हार जीत में पड़ी। डोगरा की लाश के पास से ही विमल ने डोगरा के बॉस मोहम्मद सुलेमान को फ़ोन किया और उसे यही क्लासिक धमकी दी, सुलेमान साहब, अगर 24 घंटे में आपने मेरा रुपया मुझे ना लौटाया तो रुपया लौटाने में हर एक दिन की देरी का मैं आप पर 1 लाख रुपया रोज़ के हिसाब से जुर्माना करूँगा और रोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा। अपनी इस धमकी पर विमल सबसे पहले कंपनी के शिवाजी राव नाम के एक ओहदेदार का कत्ल करके खरा उतरा। शिवाजी राव एक दुर्दांत हत्यारा था जो शांताराम नामक एक स्मगलर और उसके सारे परिवार का कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। जिस रोज़ वो लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर अदालत से बरी होकर छूटा, उसी रोज़ विमल ने दिन दहाड़े सरेआम उसे शूट कर दिया। शांताराम के तुकाराम, बालेराम, जीवाराम और देवाराम नामक 4 भाइयों ने इसे अपने भाई की मौत का बदला माना। वे विमल के मुरीद बन गए और उसके सहयोगी बनने के लिए उसे तलाश करने लगे। कंपनी के आदमी विमल को पहले से ही तलाश कर रहे थे और अब पुलिस को भी मालूम हो चुका था कि मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल तांगेवाला उर्फ रमेश कुमार शर्मा उर्फ कैलाश मल्होत्रा उर्फ बसंत कुमार मोटर मैकेनिक उर्फ नितिन मेहता उर्फ कालीचरण अब बम्बई में था और वहाँ एक छिटपड़ी गैंगवॉर में घी में खिचड़ी की तरह हिला मिला हुआ था। पुलिस को भी उसकी तलाश थी। विमल का अगला आक्रमण कंपनी की सरपरस्ती में चलने वाले जुआ घर क्लब 29 पर हुआ।
जहाँ कैसीनो का वॉल्ट तो एक अकाउंटेंट की हिम्मत और होशियारी से लूटने से बच गया, लेकिन एक गार्ड मारा गया और साथ में क्लब के इंचार्ज कंपनी के शांतिलाल नामक एक ओहदेदार के हाथ की उंगली कटी और वहाँ मौजूद करोड़ों रुपए में से विमल के पल्ले 72,750 रुपये की हकीर रकम पड़ी। यानी कि काला पहाड़ अभी भी पूरे 2 लाख की रकम का विमल का कर्जा ही था। अब विमल के आतंक की खबर मोहम्मद सुलेमान के ऊपर के ओहदेदार जॉन रॉड्रिगेज तक पहुंची। वो बखिया का दायां हाथ माना जाता था और कंपनी के निजाम में उससे ऊपर केवल बखिया ही था। जॉन रॉड्रिगेज ने सुलेमान को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटों में या तो विमल को तलाश करके उसे खलास कर दे और या उसकी मांग कबूल करके वो रकम उसे सौंप दी जाए जिस पर कि विमल अपना हक मानता था। किसी नए टारगेट की तलाश में विमल संध्या नाम की उस कॉल गर्ल से मिला जिसे डोगरा के कत्ल की रात उसने डोगरा के पहलू में पाया था। संध्या उसकी एहसानमंद थी कि डोगरा के साथ उसने उसे भी सूट नहीं कर दिया था। उसने कंपनी के निजाम और ओहदेदार के बारे में विमल को कमाल की जानकारी दी। मटका नाम के जुए और कंपनी के सारे एशिया में फैले हेरोइन के व्यापार के बारे में विमल को संध्या से ही मालूम हुआ। अगली रात को विमल ने मिसेस पिंटो के बंगले को आग लगा दी। आग की खबर सुनकर कंपनी के प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड का इंचार्ज पालकी वाला जब वहां पहुंचा तो विमल ने उसे सूट कर दिया। वहीं विमल तुकाराम की निगाह में आ गया, जो कि विमल के वहां प्रकट होने की उम्मीद में ही बंगले की निगरानी कर रहा था। विमल के पीछे लगकर तुकाराम को 2 बातें मालूम हुई कि वो कंपनी की ऐन नाक के नीचे बखिया के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की 8वीं मंजिल के स्वीट नंबर 805 में रह रहा था और उसके साथ जो उसका सहयोगी था वो वास्तव में एक सुंदर युवती थी। तुकाराम ने वागले नाम के एक अपने आदमी को विमल की निगरानी के लिए होटल सी व्यू में प्लांट कर दिया। उसी रात विमल ने जॉन रॉड्रिगेज की कोठी में घुसकर भारी उत्पात मचाया और ये स्थापित कर दिया कि वो जब चाहता जॉन रॉड्रिगेज जैसे समर्थ और शक्तिशाली आदमी को भी चींटी की तरह मसल सकता था। नतीजा ये हुआ कि विमल को कह दिया गया कि उसकी मांग कबूल कर ली गई थी, इसलिए वो अपनी मारकाट बंद कर दे। लेकिन वास्तव में वो एक गहरी चाल थी जो विमल को खत्म कर सकती थी। विमल को जो रकम सौंपी जानी थी वो उन्होंने ऐसे ब्रीफकेस में बंद की जिसमें बम फिट था। ब्रीफकेस से नोट निकालते ही ब्रीफकेस बम की तरह फट सकता था और जिस व्यक्ति के अधिकार में वो होता उसकी जान ले सकता था। वो ब्रीफकेस कंपनी के सिपह सालार ने आधी रात को बोरीवली स्टेशन पर विमल को सौंप दिया, लेकिन उस बम का शिकार हुआ वो सब इंस्पेक्टर जिसने विमल को गिरफ्तार करके ब्रीफकेस अपने अधिकार में ले लिया था और उसमें से नोट बरामद किए थे। विमल पुलिस से बच गया, लेकिन होटल सी व्यू में घोरपड़े द्वारा पहचान लिए जाने की वजह से नीलम सुलेमान की गिरफ्त में आ गई और अब सुलेमान होटल में नीलम की छाती पर सवार विमल के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, विमल होटल पहुंचा, लेकिन वागले उसे होटल के बाहर से ही वहां से भगाकर ले गया। उसी ने विमल को बताया कि नीलम मोहम्मद सुलेमान के चुंगल में पहुंच गई थी और ये कि शांताराम के भाइयों का आदमी था और उसे उनसे मिलवाने अंधेरी ले जा रहा था। अंधेरी के रास्ते से ही विमल ने सुलेमान को फ़ोन किया। सुलेमान ने उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर वो नीलम को भारी दुर्गति से बचाना चाहता है तो वो शाम तक स्वयं को कंपनी के हवाले कर दे। विमल उसके लिए भी तैयार हो गया, लेकिन वागले ने उसे जबरन ऐसा करने से रोका। विमल की मुलाकात शांताराम के भाइयों से हुई। उन्होंने उसे बताया कि क्योंकि बखिया उनका भी दुश्मन था और वे भी उसका सर्वनाश चाहते थे, इसलिए वो चारों भी विमल की ऐसी कोई मदद करने को तैयार थे जो बखिया की बादशाह ढाने का सामान कर सके। साथ ही उन्होंने शाम से पहले नीलम की रिहाई की भी कोई सूरत निकालने का वादा किया। वो मदद हासिल होते ही विमल ने उन चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई देवाराम के साथ कंपनी के चेकअप सर्कल वाले ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। वहाँ उसने कंपनी के ओहदेदार कांति देसाई को कंपनी के कफ परेड वाले हेड ऑफिस में अपने से ऊपर के ओहदेदारों को ये फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया कि वो कालीचरण को उसके पास भेज रहा था। फिर विमल ने देसाई को शूट कर दिया और वहाँ से मटके का 22 लाख रुपया लूट लिया। देवाराम ने ऑफिस में बम लगा दिए, जिसकी वजह से उसके वहाँ से निकलते ही सारा ऑफिस ही स्वाहा हो गया। नीलम को छुड़ाने की कोई तरकीब शांताराम के बाकी भाइयों को ना सूझी तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर दिया और उसे होटल सी व्यू के स्वीट नंबर 805 में सोहल की सहयोगिनी नीलम की मौजूदगी और सोहल की संभावित मौजूदगी के बारे में बता दिया। पुलिस कमिश्नर खुद होटल सी व्यू की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसने वहां के कमरा नंबर 805 में पहुंचने से पहले ही बावजूद कंपनी के सिपह सालार दंडवते और एक ओहदेदार शांतिलाल के मना करने के मोहम्मद सुलेमान नीलम के साथ मुंह काला कर चुका था और नीलम को टॉर्चर करने की नीयत से कंपनी के जल्लाद जोजो को वहां तलब कर चुका था। विमल कालीचरण बनकर मोटलानी से मिलने की नीयत से कंपनी के कफ परेड वाले ऑफिस में पहुंचा। उस ऑफिस की जिमी नामक एक आदमी निगरानी कर रहा था, जिसने कि कालीचरण के बहुरूप में विमल को पहचान लिया। तुरंत उसने सनसनीखेज खबर फोन पर अपने बॉस मारियो को दी और ये भी संभावना व्यक्त की कि सोहल वहां का अभेद्य वॉल्ट खोलकर उसमें से लिटिल ब्लैक बुक निकालने की फिराक में यहाँ पहुंचा हो सकता था। यहाँ तक की कहानी आपने विमल का इंसाफ में पढ़ी और अब विमल मोटलानी के ऑफिस के रिसेप्शन पर बेचैनी से पहलू बदलता बैठा मोटलानी से मुलाकात होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस कमिश्नर तजुर्बेकार पुलिसिया था। वो जानता था कि बखिया के होटल में वर्दी में कदम रखने पर
आधे मिनट में सारे होटल में नीचे से ऊपर तक उसकी यहाँ मौजूदगी का ढोल पीट सकता था, जबकि वो स्वीट नंबर 805 तक चुपचाप सीधा पहुँचना चाहता था। इसलिए वो एक मामूली एम्बेसडर कार में सादे कपड़ों वाले माथातों के साथ खुद भी सादे कपड़ों में होटल तक पहुंचा। वैसे सशस्त्र वर्दीधारी पुलिसियों से लदी फदी एक जीप होटल से कोई 2 फरलांग दूर तक उसके साथ आई थी। ड्राइवर को एम्बेसडर में ही छोड़कर अपने 2 माथातों के साथ कमिश्नर ने होटल की लॉबी में कदम रखा। रिसेप्शन के आगे से गुजरते समय उसने एक सतर्क निगाह रिसेप्शन के पृष्ठ भाग में बने कीबोर्ड पर डाली। वहाँ 805 की चाबी नहीं थी। कमिश्नर तनिक आश्वस्त हुआ। लिफ्ट के रास्ते वे 8वीं की जगह 9वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां से एक मंजिल सीढ़ियां उतरकर वे 8वीं मंजिल पर पहुंचे। गलियारा खाली था। वे निर्विघ्न 805 के बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। कमिश्नर ने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। रिसेप्शन के पहलू में बना एक दरवाज़ा खुला और उसमें से एक चपरासी प्रकट हुआ। उसने रिसेप्शनिस्ट युवती से कुछ पूछा। युवती ने परे बैठे विमल की तरफ संकेत कर दिया। चपरासी लंबे डग भरता हुआ उसके करीब पहुंचा और बड़े अदब से बोला, आइए साहब। विमल ने पत्रिका मेज पर वापस फेंक दी और उठकर उसके साथ हो लिया। चपरासी उसे एक छोटे से कमरे में छोड़ गया जहाँ की 2 आदमी बैठे थे। तुम्हारा नाम कालीचरण है? एक बोला। हाँ, विमल बोला, मुझे मोटलानी साहब से मिलना है। उन्हें खबर है कि मैं आने वाला हूँ। कैसे खबर है? मैं अपने बारे में फ़ोन कराकर यहाँ आया था। किससे फ़ोन कराकर आए थे? भाई, मैं जैकब सर्कल वाले ऑफिस से आया हूँ, वो झुंझुलाने का अभिनय करता हुआ बोला। तो साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें देसाई साहब ने भेजा है? यही तो कह रहा हूँ मैं, विमल बोला। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें मालूम होगा कि मोटलानी साहब से मिलने कालीचरण आ रहा है। कालीचरण ना हुआ, अमिताभ बच्चन हो गया, वो आदमी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, जिसके यहाँ आगमन की सबको खबर होनी चाहिए। अरे साहब की साहब से बात हुई, साहब को मालूम है। ठीक है, अब मुलाकात तो कराओ। हाथ ऊपर करो। क्या? हाथ ऊपर, सुना नहीं? लेकिन मैं क्या कोई बकवास मत करो। तुमने साहब से मिलना है कि नहीं मिलना? मिलना क्यों नहीं, और मैं यहाँ आया किस लिए हूँ? तो फिर जो कहा जाए करो। विमल ने भुनभुनाते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। वो आदमी उसकी तलाशी लेने लगा। मेरे मुंह में तोप है, विमल धीरे से बोला। बकवास मत करो, तलाशी लेता आदमी गुर्राया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, विमल ने नोट किया, जब एक आदमी उसकी तलाशी ले रहा था तो दूसरा अपनी मेज के पीछे उसके एक दराज में हाथ डाले एक पहरेदार जैसी मुद्रा बनाए बैठा केवल विमल को ही देख रहा था। दराज में रिवॉल्वर रखना कंपनी में रिवाज मालूम होता है। हाथ नीचे गिरा लो, थोड़ी देर बाद तलाशी लेने वाला बोला। विमल ने हाथ नीचे गिरा लिए। चलो, विमल उसके साथ हो लिया। उन्होंने एक लंबे गलियारे में कदम रखा। तुम कौन हो दोस्त? विमल बड़े आत्मीयतापूर्ण स्वर में बोला। मैं मोटलानी साहब का बॉडीगार्ड हूँ, वो बोला। तुम साहब की बॉडी को गार्ड करते हो? हाँ, लेकिन गार्ड करने लायक बॉडी तो नौजवान लड़कियों की होती है। तुम्हारा साहब क्या? बकवास मत करो। अच्छा, वे गलियारे में चलते रहे। गलियारे के सिरे पर पहुंचने तक विमल भांप चुका था कि रिवॉल्वर गार्ड की कोट की दाईं जेब में थी। गार्ड एक दरवाजे के सामने ठिठका। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसे खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए। गार्ड ने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों आगे बढ़े और आपनूस की उस विशाल मेज के सामने जा खड़े हुए, जिसके पीछे एक अधेड़ावस्था का दुबला पतला व्यक्ति बैठा था। विमल ने उसका अभिवादन किया। दुबले पतले व्यक्ति ने सिर के हल्के से झटके से अभिवादन स्वीकार किया और बोला, तो तुम कालीचरण हो? जी हाँ, विमल बोला। आप मोटलानी साहब हैं? हाँ, विमल ने फिर उसका अभिवादन किया। देसाई साहब यूँ किसी के बारे में कभी फ़ोन तो करते नहीं, लगता है बहुत भरोसे के आदमी हो तुम उनके। जी हाँ, विमल बड़े अदब से बोला। मुझे ये फ़ख्र हासिल है। हकीकतन उसकी तवज्जो मोटलानी की जगह गार्ड की तरफ थी। बैठो। शुक्रिया। विमल एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद गार्ड घूमा। दरवाजे के करीब एक इकलौती चेयर पड़ी थी जो शायद उसी के लिए थी। विमल ने बिजली की फुर्ती ले अपने बाएं हाथ की उंगलियों को कसकर उनका प्रहार उसकी बाईं पसलियों के नीचे पेट में किया। उसके मुंह से एक सिसकारी निकली और उसका शरीर आगे को झुका। बैठे बैठे ही विमल ने उसकी कोट के दाईं जेब में हाथ डालकर उसकी रिवॉल्वर निकाल ली और उसका प्रहार उसकी आगे को झुकी हुई कनपट्टी पर कर दिया। गार्ड उसके पैरों के पास ढेर हो गया। तब तक मोटलानी ने अपनी मेज का एक दराज खोल लिया था, लेकिन जब विमल के हाथ में थमी रिवॉल्वर को उसने अपनी खोपड़ी की तरफ तनी पाया तो उसकी दराज में हाथ डालने की हिम्मत ना हुई। हाथ रास्ते में ही फ्रीज हो गया। दराज बंद, विमल बोला। मोटलानी ने दराज बंद कर दिया। हाथ ऊपर मेज पर, दोनों। मोटलानी के दोनों हाथ मेज पर प्रकट हुए। वो बड़े असहाय भाव से कालीन पर लुढ़के पड़े अपने बॉडीगार्ड को देख रहा था। इससे बेहतर, वो बोला, बॉडीगार्ड और गनमैन सारी बम्बई में उपलब्ध नहीं। गलत ख्याल है आपका, विमल हाथ में थमी रिवॉल्वर से खिलवाड़ करता हुआ बोला। ये काहिल है और लापरवाह है। यहाँ कभी कुछ होता नहीं, इसलिए वो समझने लगा था कि यहाँ कभी कुछ होगा भी नहीं, वरना रिवॉल्वर को चाबियों की गुच्छे की तरह इसने अपने कोट की बाहरी जेब में न डाला हुआ होता। मोटलानी ने बड़ी सावधानी से कुर्सी में पहलू बदला। अगर आप मदद बुलाने के लिए कोई घंटी वंटी बजाना चाहते हैं, विमल बोला, तो बाखोसी बजा लीजिए। वो सक पकाया।
सच पूछिए तो मुझे तो इस रिवॉल्वर की भी ज़रूरत नहीं। सबूत के तौर पर ये लीजिए, आपका माल मैं आपको ही सौंप देता हूँ। विमल ने रिवॉल्वर में से गोलियां निकाल ली और रिवॉल्वर को उछालकर मोटलानी की गोद में डाल दिया। गोलियां उसने अपने सामने रख ली। मोटलानी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। विमल ने अपने मुंह से बटन के आकार का प्लास्टिक बम निकाला और उसे अपने और मोटलानी के ऐन बीच में मेज पर रख दिया। ये क्या है? मोटलानी सशम स्वर में बोला। बम, विमल बोला। क्या? मोटलानी बोला। मुझे तो ये कोट का बटन मालूम हो रहा है। आप इसे बाखुशी कोट का बटन समझिए, लेकिन हकीकतन ये एक इलेक्ट्रॉनिक बम है जिसे रिमोट कंट्रोल से एक्टिवेट किया जा सकता है। इसका कंट्रोल मेरे कोट की दाईं जेब में है। मैं जेब में हाथ डालकर सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और यहाँ आपके इस खूबसूरत ऑफिस में प्रलय आ जाएगी। वो खामोश रहा। आपने कोई घंटी बजाई जिसके जवाब में यहाँ का दरवाज़ा भी खुला तो मैं बटन दबा दूंगा। फिर आपके जिस्म के सारे कलपुर्जे इस सारे कमरे में बिखरे पड़े होंगे। और तुम्हारा? मोटलानी फंसे स्वर में बोला। तुम्हारा क्या होगा? मेरा भी वही होगा जो आपका होगा। लेकिन मैंने तो तभी अपनी जान की परवाह करनी छोड़ दी थी जब मैंने यूनियन बैंक वैन रॉबरी के सिलसिले में दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। तब तक भी मैं कहीं खून कर चुका था और कहीं डाके डाल चुका था। कौन हो तुम? बंदे को विमल कहते हैं। कौन? लेकिन मैं सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के नाम से बेहतर जाना जाता हूँ। मोटलानी के नेत्र फट पड़े। तुम वो आदमी हो? उसके मुंह से निकला। हाँ। कंपनी के दुश्मन? सिर्फ दुश्मन नहीं, आज की तारीख में कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन। यानी कि देसाई ने जिस आदमी के बारे में फ़ोन किया था वो कोई और था? वो भी मैं ही था। फिर तो देसाई की खैर नहीं। दुरुस्त? दुरुस्त? क्या दुरुस्त? देसाई की खैर नहीं, उसके 4 गार्डों की खैर नहीं, उसके सारे स्टाफ की खैर नहीं, उसकी सेफ में मौजूद 22 लाख रुपयों की खैर नहीं। मतलब ये कि अब भविष्य में आप ये कहा करेंगे कि कभी जैकब सर्कल पर भी आपकी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस हुआ करता था। विमल ने था पर विशेष जोर दिया। मोटलानी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। विमल बड़ी लापरवाही से अपने सामने रखी गोलियों से खेलता रहा। मोटलानी की निगाह फिर मेज पर पड़े बटन पर पड़ी। ये बम नहीं हो सकता, वो बोला। हाथ कंगन को आरसी किया। विमल मुस्कुराया। आजमा कर देख लीजिए कि ये है कि नहीं। ऐसी कोई हरकत, कोई एक इकलौती ऐसी हरकत कीजिए जिसकी रूह में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना मेरे लिए ज़रूरी हो जाए। हकीकत सामने आ जाएगी। मोटलानी की पहलू बदलने की भी हिम्मत ना हुई। दरअसल ये असैसिनेशन का लेटेस्ट माफिया स्टाइल है जिसमें मारने वाला मरने वाले के साथ मरता है। तुम चाहते क्या हो? बहुत देर में पूछना सूझा आपको ये सवाल। क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ वो आपके चाहने पर निर्भर करता है। अगर आप मरना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप जॉन रॉड्रिगेज को फ़ोन करें। क्या लगता है काले पहाड़ के सारे ओहदेदार या तो बहरे हैं या इतने कम अकल है कि दोहराए बिना उनकी बात समझ में नहीं आती। मैंने अर्ज किया कि मैं चाहता हूँ आप जॉन रॉड्रिगेज को फ़ोन करें। क्यों? ताकि मैं उससे बात कर सकूं। इतना हंगामा तुमने सिर्फ रॉड्रिगेज से बात करने के लिए बरपाया है, यही समझ लीजिए। तभी कालीन पर लेटा हुआ गार्ड कुनमुनाया। उसके शरीर में हल्की सी हरकत हुई। विमल ने अपने जूते की एक भरपूर ठोकर उसकी कनपट्टी पर जमाई। तुरंत हरकत गायब हो गई। कुनमुनाहट खामोश हो गई। रॉड्रिगेज को फ़ोन करो, एकाएक विमल कर्कश स्वर में बोला। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, फ़ोन करो। अच्छी बात है। मोटलानी ने मेज पर पड़े 3 टेलीफोनों में से एक अपनी तरफ घसीटा। उसका रिसीवर उठाकर कान से लगाया और एक नंबर उसने डायल किया। हेलो, एक क्षण वो माउथपीस में बोला। मोटलानी बोल रहा हूँ स्वीटहार्ट, बॉस से बात कराओ। जो नंबर उसने डायल किया था वो विमल ने याद कर लिया था। मोटलानी एक क्षण ठिठका। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आए और फिर वो तनिक झल्ला कर बोला, रॉड्रिगेज साहब से बात करना चाहता हूँ मैं मोटलानी हूँ। फिर खामोशी छा गई। मोटलानी कितनी देर रिसीवर कान से लगाए निश्चेष्ट बैठा रहा। गुड आफ्टरनून सर। फिर एकाएक वो बड़े अदब से बोला, मैं मोटलानी बोल रहा था। मैं फ़ोन पर आपका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपकी सेक्रेटरी ने ही अपनी नासमझी से मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं फ़ोन पर आपका नाम लूँ। थैंक यू सर। यहाँ एक आदमी मौजूद है जो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल होने का दावा करता है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अखबार में छपी तस्वीर से उसकी शक्ल नहीं मिलती। इसके चेहरे पर तो बड़ी बड़ी मूछें हैं और आंखों पर चश्मा। विमल ने मूछें और चश्मा दोनों चीज़ें चेहरे से उतार कर उसके सामने मेज पर रख दी। सर ये वही है, मोटलानी टेलीफोन में बोला। इसने दोनों चीज़ें चेहरे से उतारकर मेज पर रख दी है। सर मैं कुछ नहीं चाहता, यही आपसे बात करना चाहता है। इसी ने मुझे आपको फ़ोन करने पर मजबूर किया है। ये कहता है अगर मैंने आपको फ़ोन न किया तो ये मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे तो ये अपनी धमकी पर खरा उतरने में पूरी तरह से सक्षम लग रहा है। होल्ड कीजिए, मैं कहता हूँ। मोटलानी ने खाली हाथ से रिसीवर से माउथपीस को ढक लिया और विमल से बोला, रॉड्रिगेज साहब कह रहे हैं कि वो इस समय बिजी हैं। 15 मिनट बाद उन्हें दोबारा फ़ोन किया जाए। विमल ने इनकार में सिर हिलाया।
उसे 15 मिनट यहाँ अपनी फौज भेजने के लिए चाहिए। विमल बोला। रिसीवर रखते ही वो यहाँ दर्जनों आदमी दौड़ा देगा। उसे कहो कि या ठहरो, फ़ोन मुझे दो। विमल अपने स्थान से उठा और मेज के पीछे पहुंचा। मोटलानी को उसने कुर्सी समेत थोड़ा परे धकेल दिया और रिसीवर जबरन उसके हाथ से ले लिया। हेलो। वो मेज पर बैठ गया और फ़ोन में बोला। रॉड्रिगेज साहब। हाँ, तुम सोहल हो? और कौन होगा? क्या चाहते हो? आपको हैरानी नहीं हुई कि मैं आपके बम वाले ब्रीफकेस से बच गया? कैसा बम? या शायद आप सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने ब्रीफकेस को खोलकर उसे नोटों से खाली नहीं किया होगा। कैसा बम? उस बम वाले ब्रीफकेस की वजह से मेरे खिलाफ कोई कामयाबी हासिल होने का ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बम फूट चुका है। लेकिन मैं सही सलामत आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। क्या सबूत है कि तुम सोहल हो? और किसकी माँ ने सवा से सौंठ खाई है जो सोहल होगा? मैं कहता हूँ क्या सबूत है कि कमाल है। आपसे बेहतर तो आपकी स्टडी में लगी वो पोर्ट्रेट मुझे पहचानती है, जिसकी आंखों की जगह अब 2 छेद। तुम सोहल हो? रॉड्रिगेज ने फौरन कबूल किया। और मानना पड़ेगा कि आपकी नौजवान बीवी से खूबसूरत शायद ही कोई अभिनेत्री बम्बई में हो। क्या चाहते हो? नीलम की रिहाई। कौन नीलम? कैसी रिहाई? आपको सब कुछ मालूम है? नहीं मालूम हो तो मालूम कर लीजिए। मेरे साथ एक लड़की थी जो इस वक्त सुलेमान की गिरफ्त में है। उसे फ़ौरन छोड़ दीजिए, वरना तुम क्या करोगे? वरना काले पहाड़ का एक भी ओहदेदार जिंदा नहीं बचेगा। सुलेमान भी नहीं, आप भी नहीं। तुम मुझे नहीं धमका सकते। धमका सकता हूँ, धमका रहा हूँ। मैं 2 बार खुद आपकी जान बख्शी कर चुका हूँ। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं अपनी धमकी पर खरा उतर सकता हूँ या नहीं। लड़की की जान सिर्फ तुम्हारी जान के बदले में बख्शी जा सकती है। आपका ये फैसला नादानी है। मैं आपको सुलेमान से ज़्यादा समझदार आदमी समझता था। तुम ठहरिए, पहले ये बताइए कि क्या मोटलानी की आपके लिए कोई कीमत नहीं? क्यों पूछ रहे हो? जवाब दीजिए। मोटलानी कंपनी का एक ऊंचा ओहदेदार है, यानी कि कीमती हुआ। हाँ, लेकिन आप नीलम को छोड़ते हैं या नहीं? देखो तुम, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। विमल ने रिसीवर मेज पर रख दिया और मेज का ऊपरला दराज खोला। मोटलानी की हाथी दांत के दस्ते वाली चमचमाती रिवॉल्वर उसमें मौजूद थी। मोटलानी भी रिवॉल्वर की तरफ झपटा, लेकिन विमल ने बड़ी सरलता से उससे पहले दराज में से रिवॉल्वर उठा ली। उठकर आगे बढ़ाए मोटलानी को उसने वापस कुर्सी पर धक्का दे दिया। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल उसके खुले हुए मुंह में घुसेड़ दी और उसका घोड़ा दबा दिया। मोटलानी का भेजा उड़ गया। उसका जिस्म कुर्सी पर से फिसला और मेज के बीच में फर्श पर ढेर हो गया। विमल ने रिसीवर फिर उठा लिया। गोली चलने की आवाज़। विमल माउथपीस में बोला। आपने सुनी होगी रॉड्रिगेज साहब? हाँ, क्या तुमने? आपका कीमती ओहदेदार जन्नत नशीन हो गया है। उसके लिए कंपनी की ओर से कोई फूल वूल भिजवाने हो तो बेशक अभी भिजवा दीजिए। तुम बच नहीं सकते। ऐसी ढिठाई की मुझे कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी रॉड्रिगेज साहब। तुम मुझे कहने दीजिए, बहुत बच चुके आप। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर नीलम को कुछ हुआ तो मैं सुबह के आपके इस इंटरनेशनल ऑफिस से लेकर आपके घर तक लाशें ही लाशें बिछा दूंगा, और लाशों की उस कतार के सिरे पर आखिरी लाश आपकी होगी। विचार कर लीजिएगा। खुद विचार करने में दिक्कत महसूस करे तो अपने बाप बखिया से कंसल्ट कर लीजिएगा। कोई और बाप हो तो उसका मशवरा भी हासिल कर लीजिएगा। मुझे आपका प्राइवेट फ़ोन नंबर मालूम हो गया है। आधे घंटे बाद मैं आपको फिर फ़ोन करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते। विमल ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ कोई नहीं पहुँचा। इससे साबित होता था कि कमरा साउंड प्रूफ था। उसने मेज पर से बटन उठाकर जेब में रखा, चश्मा और मूछें उठाई, एक तरफ शीशे में देखकर मूछें ठीक से चेहरे पर लगाई, चश्मा नाक पर टिकाया और फिर मोटलानी के मृत शरीर पर निगाह डाली। मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस है दोस्त, वो भर्राए स्वर में बोला। लेकिन तुमने भी ऐसे खेल का खिलाड़ी बनना कबूल किया जिसके कोई रूल्स नहीं होते, जिसमें गेहूं के साथ घुन का पीसना ज़रूरी होता है। जो उसी क्षण वहाँ पहुँचा था वो एक 6.5 फुट से भी निकलते कद का, 4 मन वजन का, पहलवानों जैसे जिस्म और जान वाला आदमी था। कंपनी की छत्रछाया में आने से पहले वो फिल्मों में स्टंट मास्टर हुआ करता था और उससे पहले अखाड़े का पहलवान। वो कंपनी का जल्लाद था, लेकिन उसका चेहरा जल्लादों जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई फुट की मूछें नहीं थी। उसकी आंखों में अंगारे जैसी दहक नहीं थी। उसके तेवर खूंखार नहीं थे। इसके विपरीत जो एक गोरा चिट्टा कामदेव जैसा सुंदर आदमी था, जिसके चेहरे पर हर वक्त एक मधुर मुस्कुराहट खिलती रहती थी। लेकिन जिनका जो से वास्ता पड़ चुका था वही जानते थे कि वो मुस्कुराहट कितनी भ्रामक थी, कि वो मुस्कुराहट एक हिंसक बब्बर शेर का पर्दा था, पहली बार जिससे हर कोई धोखा खा जाता था। जो ने नीलम को यूं परखा जैसे कोई कसाई किसी बकरे को देखकर यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उसमें से कितना गोश्त निकलेगा। हेलो डियर, वो मुस्कुराता हुआ नीलम से यूं बोला जैसे वो फुटपाथ पर मिल गई अपने पड़ोस की किसी लड़की को विश कर रहा हो। जो सुलेमान बोला। यस बॉस, जो बोला। ये लड़की नहीं है,
ये संगमरमर के तराशे गए बुत की तरह बेहिस है, ये बर्फ की सिल्ली की तरह सर्द है। अच्छा हाँ, मैं चाहता हूँ तुम इसकी ऐसी हालत बनाकर दिखाओ कि पुरुष का सहवास इसे अपनी जिंदगी का सबसे अजीज काम और जिस्म की सबसे अहम ज़रूरत लगने लगे। इसे मर्द हासिल ना हो तो यह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए। मामूली काम है तो फिर शुरू हो जाओ, लेकिन बॉस इस काम के लिए यह जगह मुनासिब नहीं। क्यों? इसकी चीख पुकार से यहाँ की दीवारें हिल जाएंगी। नीलम का जिस्म पत्ते की तरह कांपा। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये था मौत का नाच नॉवल का पहला पार्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।